चलिए अब बात करते हैं परचेजेस और सेल्स की। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ परचेजेस और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सेल्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक लिख रही हूँ अगेन बिजनेस, ठीक है। तो एक बिजनेस क्या करता है, बहुत सारा रॉ मटेरियल कंज्यूम करता है, ठीक है। अब जिन लोगों से वो रॉ मटेरियल खरीदता है वो बहुत सारे हो सकते हैं। लेट्स से ए से खरीदा, कुछ सामान बी से खरीदा, कुछ सामान सी से खरीदा, कुछ सामान डी से खरीदा, कुछ सामान ई से खरीदा, ठीक है। उसी तरीके से बिजनेस आगे सामान बेचता भी बहुत सारे लोगों को है। जैसे आगे इन्होंने सब सामान बेचा एक्स को, वाई को, जेड को, एन को और पी को, ठीक है। और भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें बेचा है। ये जो सामान खरीदा जाता है बेटा इन्हें बोलते हैं परचेजेस और इन्हें बोलते हैं सेल्स, ठीक है। अब इमेजिन करिए कि जो ये ए है, ठीक है, ए है, इससे बहुत बार सामान खरीदा गया है। लेट्स से हम मानकर चल रहे हैं कि 1 जनवरी से ही हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। 1 जनवरी को मैंने ए से 50,000 का सामान खरीदा, ठीक है। मैंने क्या खरीदा, 50,000 का ए से सामान खरीदा। फिर मैंने 31 जनवरी को ए को 10,000 रुपये दे दिया, ठीक है। मतलब मैंने जो ये सामान खरीदा था ये उधारी पर खरीदा था। उसके बाद फरवरी में 2 फरवरी को मैंने ए से फिर सामान खरीदा 60,000 का। व्हाट आई ट्राइंग टू टेल यू इज कि ऐसा नहीं होता बिजनेस में बेटा कि एक बार हमने सामान खरीदा और उसी के बाद वो सारी ट्रांजेक्शन खत्म हो गई। बहुत सारी मल्टीपल ट्रांजेक्शन होती हैं, ठीक है। और जो ये बहुत मल्टीपल ट्रांजेक्शन होती हैं उसे हम 2 में क्लासीफाई करते हैं, या तो कैश या फिर क्रेडिट, ठीक है। जो कैश वाली होती हैं वो कुछ ऐसी दिखती हैं, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, उसमें स्पेसिफाइड है कि परचेज गुड्स फॉर कैश, या फिर ये होगा परचेज्ड गुड्स फ्रॉम ए फॉर कैश। अब आप देखेंगे दोनों जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है दोनों में ये वर्ड जो कैश है ये बहुत प्रोमिनेंट है, राइट। वो गिवन है कि भाई हमने परचेज किया है सामान, और कैसे परचेज किया है, कैश में परचेज किया है। यहाँ पे भी गिवन है कि भाई हमने सामान खरीदा है, ए से खरीदा है, पर किस में खरीदा है, कैश में खरीदा है। तो बेटा ये दोनों के दोनों जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है, कैश ट्रांजेक्शन है। ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है। याद रख लेना है, गांठ बांध लेनी है इस बात को, कंफ्यूज नहीं होना है कि नाम भी गिवन है, कैश भी गिवन है, ये भाई ये कैश ट्रांजेक्शन है या फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। याद रखना है, नाम भी गिवन है, कैश भी गिवन है, इसका मतलब ये भाई कैश ट्रांजेक्शन हो चुकी है। इसकी एंट्री हमेशा होती है, हमने लास्ट में डिस्कस किया था क्यों है ऐसा, तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिखकर बता रही हूँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। परचेज एक्सपेंस है, इंक्रीज होता है तो डेबिट कर देते हैं हम, और कैश हमारा असेट है, असेट कम हो रहा है क्योंकि मैंने पेमेंट की होगी जो मैंने सामान खरीदा होगा, तो इसीलिए क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो यह याद रखना है, ये इसकी ट्रांजेक्शन होती है। अब आ जाते हैं दूसरी साइड पे जिसे हम बोलते हैं क्रेडिट, ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्रेडिट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम ए, ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम ए। अब यहाँ पे कहीं पे भी दूर दूर तक कैश नहीं गिवन है, यहाँ पे सिर्फ ये गिवन है कि भी हमने सामान खरीदा और किससे खरीदा है, हमने सामान खरीदा किससे खरीदा है, ए से खरीदा है। मतलब ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट, मतलब मैंने ये सामान उधारी पर खरीदा है, याद रखिए, ठीक है। उसके बाद और दूसरा क्या हो सकता है इसका, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम ए ऑन क्रेडिट। अब क्या हुआ यहाँ पे, तो भाई हमें ब्लंटली दे ही दिया कि हमने किस पे खरीदा है ये सामान, हमने क्रेडिट पे खरीदा है ये सामान। चलिए ठीक है, ये हो गया। तो ये है कैश ट्रांजैक्शन, ये है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। लेट्स से 10,000 का सामान खरीदा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 10,000 और यहाँ मैंने लिख दिया 10,000। एक सेकेंड, चलिए आइए, अब कैश तो हमें समझ में आ गया, कैश बहुत इजी है, कैश की ट्रांजैक्शन वहीं के वहीं खत्म होगी, हमें इस पे ध्यान नहीं देना। अब हमारा कॉन्सेंट्रेशन होने वाला है क्रेडिट परचेजेस पे। अभी सेल्स पे भी नहीं, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, परचेजेस की बात कर रहे हैं, और हम लोग क्रेडिट परचेजेस की बात कर रहे हैं, तो पहले हम इसी की बात करेंगे। चलिए ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एक टेबल बना रही हूँ जो था डेबिट क्रेडिट, ठीक है। जो दो चीज़ें वो हो रही हैं, क्रिएट हो रही हैं, मैं वो लिख रही हूँ, एक्सपेंस और यहाँ पर लायबिलिटी, ठीक है। ये दोनों अकाउंट बॉदर हो रहे हैं। चलिए यहाँ मैंने लिख दिया, परचेज क्या है, एक्सपेंस है, तो परचेज जब भी होते हैं कौन सी साइड पर जाते हैं, डेबिट साइड पर जाते हैं, इसीलिए मैंने इसे क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट।
उसके बाद मेरी क्या क्रिएट हुई है, लायबिलिटी। बिजनेस के लिए क्या क्रिएट हुई है, लायबिलिटी, क्योंकि भाई ए ने तो सामान भेज दिया लेकिन मैंने अभी तक उसे पैसे नहीं दिए हैं, तो क्या क्रिएट हुई है, उधारी क्रिएट हुई है। तो उधारी जब बढ़ती है तो वो कहाँ जाती है, क्रेडिट साइड पे जाती है। और इस उधारी का नाम क्या है, भाई इस उधारी का नाम है ए। अब अगर मुझे राम को पैसे देने हैं तो राम के नाम पे मैं क्या क्रिएट कर दूंगी कि भाई ये मेरे लिए उधारी है। सो जिन्हें मुझे ये पैसा देना है, जो मेरी लायबिलिटी क्रिएट हुए हैं, इन्हें बोला जाता है बेटा क्रेडिटर्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स, जिन्हें पैसे देने हैं। तो वो लायबिलिटी जो तब क्रिएट होती है जब हम क्या करते हैं, सामान कोई भी खरीदते हैं। अगर मैं कोई असेट भी खरीदूंगी और वो भी उधारी पे खरीदूंगी तो भी क्या क्रिएट होगा, क्रेडिटर्स क्रिएट होंगे। तो आपको याद रखना है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं। ये वर्ड याद रखिए, इसे लिख लीजिए, ठीक है। जैसे आपने कोई सामान खरीदा और आपने उसके पैसे नहीं दिए तो क्या क्रिएट होगा, लायबिलिटी क्रिएट होगा। उस लायबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर बोलेंगे। तो जैसे मैंने ए से, बी से, सी से और डी से सामान खरीदा था तो ये सब क्या है मेरे लिए, क्रेडिटर्स। और किसी को भी पैसा नहीं दिया था तो ये सब क्या है मेरे लिए, क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। तो ए क्या है मेरे लिए, क्रेडिटर है, याद रखिए, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है बेटा, जो ये क्रेडिटर होता है वो कहता है कि भाई मुझे आप एक लीगल पेपर पे लिख कर दो कि आपने मेरे इतने पैसे देने हैं और आप इस तारीख तक मेरे पैसे दे देंगे, ठीक है। क्या कहा मैंने, ए ने मुझसे कहा कि आप एक लीगल तरीके से मुझे लिख कर दे दीजिए कि इतने टाइम तक मैं इस इंसान के पैसे वापस कर दूंगा या फिर कर दूंगी। तो जो ये एक लीगल वो बनाते हैं हम लोग, एक पेपर बनाते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे बेटा बिल्स पेएबल। ये क्या होता है हमारे लिए, बिल्स पेएबल, याद रखिएगा। बिल्स पेएबल क्यों, क्योंकि मुझे ये वो बिल है जिस पे मुझे पेमेंट करनी है, राइट। तो इसे हम क्या बोलेंगे, बिल पेएबल। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल एक ही चीज होती है। क्रेडिटर्स यानी कि वो लोग जिनके पे जिनसे मैंने उधार ले रखे हैं पैसे, कैसे कि मैंने उनसे सामान खरीदा था और उन्हें अभी तक पेमेंट नहीं की है। और दूसरा हम इन्हें क्या बोल देते हैं, इन्हें हम बिल्स पेएबल भी बोल देते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बिल्स पेएबल। डन। नाउ क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल दोनों हमारे लिए क्या है बेटा, लायबिलिटी है। क्या है हमारे लिए, लायबिलिटी। और ये किस में आते हैं, ये आते हैं आपकी करेंट लायबिलिटी में। ये किस में आते हैं, आपकी करंट लायबिलिटी में। क्यों आते हैं करंट लायबिलिटी में, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि आप एक साल के अंदर तो अपनी उधारी पे ऑफ कर ही देंगे, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। कैश, क्रेडिट, क्रेडिट के केस में क्या क्रिएट होता है, क्रेडिटर्स या फिर बिल्स पेएबल, ये याद रखना, ठीक है। अब इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं और थोड़ी इन्फॉर्मेशन स्क्वीज इन कर देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम चलेंगे सेल्स पर। सेल्स का भी सेम हम समझेंगे कि क्या हिसाब है, ठीक है। अब लेट्स से मैंने सामान परचेज किया था ए से 10,000 का। अब मैं कहती हूँ जैसे 1 जनवरी को मैंने सामान परचेज किया ए से क्रेडिट पर कितने का, 10,000 का, ठीक है। ये हुआ 10,000 का, तो इसकी एंट्री यहाँ पर हो गई। अब मैं कह रही हूँ 31 जनवरी को मैंने ए को 5,000 रुपये दे दिए। कितने दे दिए, ए को 5,000 रुपीज़ मैंने कैश की पेमेंट कर दी। अब पैसे देने थे उसके, अब मैंने डिसाइड किया कि एक साथ 10,000 रुपये नहीं दूंगी। मैंने 31 जनवरी को कितना पैसा दे दिया, उसे 5,000 रुपये दे दिया। या थोड़ी आगे चीज़ों को बेटर समझने के लिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 6,000 रुपीज़, ठीक है। कितना पैसा दे दिया मैंने उसे, 6,000 रुपीज़ दे दिया, फाइन। अब हमने उसे क्या किया है, 6,000 रुपीज़ दे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स सी। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, देखो कैसे बनेगी इसकी एंट्री। एंट्री कैसे बनेगी, पहली चीज़ ए नाम की लायबिलिटी थी, पहले कितने की थी, 10,000 की। अब वो लायबिलिटी कितने से कम हो रही है, 6,000 रुपये से वो लायबिलिटी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, अब मैं जब पेमेंट कर दूंगी उसके बाद ये तो ना कहूँगी कि भाई ए को मुझे 10,000 रुपये देने हैं, फिर मैं क्या कहूँगी कि ए को मुझे 4,000 रुपये अभी देने हैं। तो अब 4,000 रुपये देने बचे हैं, अब 6,000 रुपये देने मैं दे चुकी हूँ, तो मेरी लायबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अब लायबिलिटी जब कम होती है तो कहाँ जाती है बेटा, डेबिट में जाती है। तो अब मैं क्या करूँगी, एज अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, एज अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हो गया, 6,000 से। अब पेमेंट करूँगी तो भाई असेट जो है, और इस असेट का नाम क्या है, कैश। कैश नाम का असेट कम होगा कि नहीं होगा, जब पेमेंट कर रही हूँ तो ऑब्वियसली बात है पैसा तो कम हो गई होगा। तो असेट जो कैश नाम का असेट है वो कम हो रहा है, और असेट जब कम होते हैं तो कौन सी साइड पे जाते हैं, क्रेडिट साइड पे जाते हैं। तो इसकी एंट्री हो जाएगी एज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये हो गया हमारी एंट्री, ठीक है। ये हो गई हमारी पेमेंट की एंट्री, ठीक है। उसके बाद लेट से 4 महीने बाद हमने बाकी बचे हुए 4,000 रुपये भी दे दिए, तो तब क्या होगी फिर से एंट्री, एज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,000 रुपये और 4,000 रुपये। अब क्या हुआ, पूरी 10,000 की लायबिलिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। कैसे खत्म हुई, पहले 6,000 से और फिर 4,000 रुपये से। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो ये लाइव क्लास तो चल नहीं रही है, तो आप क्या करेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी क्वेरीज बताएंगे ताकि मैं उन्हें देख सकूं और मैं उनको आंसर कर सकूं, ठीक है। वो आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा और मेरे लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। अब यही साइड हम पढ़ लेते हैं सेल्स की भी, और उसके बाद हम बात करेंगे लेजर अकाउंट की। अब जैसे हमने परचेजेस के बारे में बात की, अब सेल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सेल्स, ठीक है।
सेल्स मतलब होता है वो सामान जो हमने बेचा है। मुझे याद नहीं है मैंने कौन कौन सा नाम लिखे थे, XYZ, शायद N और P ही नाम लिखे थे। चलिए ठीक है, इसी पे हम आगे बिल्टअप करते हैं। अब लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। दूसरा मैंने लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू X फॉर कैश, ठीक है। अब दोनों में कैश वर्ड जो है वो बहुत प्रोमिनेंटली बताया गया है कि हाँ भाई जो ये सेल्स हुई है, जो ये सामान बेचा हुआ गया है, इसमें मुझे क्या मिल चुका है, कैश मिल चुका है। अब याद रखिए बेटा बहुत जगह पे ऐसे भी होगा एंड पेमेंट रिसीव्ड इन बैंक, तो उसे भी हम लोग कैश के इक्विवेलेंट ही मानते हैं। कैश और बैंक का कंसेप्ट हम बाद में समझेंगे, अभी के लिए हम ये मान के चलेंगे कि पैसा जो बैंक में रखा है और पैसा जो कैश की फॉर्म में आ रहा है वो हमारे लिए एक ही चीज़ है। कैश और बैंक को भी हम एक ही चीज़ मानेंगे, ठीक है। ओके, सो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू X फॉर कैश, तो ये दोनों क्या है, कैश ट्रांजेक्शन्स हैं, ये है दोनों कैश सेल्स, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी एंट्री कैसे होती है। सबसे पहले जो दो चीज़ें इंपैक्ट हो रही है मैं वो यहाँ पे लिख रही हूँ। असेट, कौन सा असेट बॉदर हो रहा है, कैश, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है हमारा इनकम, ठीक है, ये है डेबिट, ये है क्रेडिट। हमारी इनकम जब भी इंक्रीज होती है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और कैश भी क्या हो रहा है, मेरा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जब मैं सामान बेचूंगी तो मुझे पैसा मिलेगा। तो कैश जब आ रहा है बिजनेस में तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इसीलिए इसकी एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट। अब लेट से कितने का सामान था, 20,000 का सामान ले लेते हैं, ठीक है। ये भी 20,000, ये भी 20,000, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, कितने पैसे आए भाई, 20,000 रुपये आ गए। कैसे आए भाई, सामान बेचा था, इनकम आई कितने की, 20,000 की। चलो जी, ये तो हो गई हमारी ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये तो हो गया खत्म। अब बात कर लेते हैं क्रेडिट सेल्स की, ठीक है। क्रेडिट सेल्स पर आ जाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सोल्ड गुड्स टू X, ठीक है, सोल्ड गुड्स टू X, या फिर सोल्ड गुड्स टू X फॉर क्रेडिट, ठीक है भाई, बढ़िया। अब हमने X को सामान बेचा, कितने का बेचा, हमने 20,000 का सामान बेचा उसे, लेकिन उसने हमारे 20,000 रुपये वापस नहीं किए हैं, मतलब उसने अभी तक 20,000 रुपये नहीं दिए हैं हमने, लेकिन उसे सामान भिजवा दिया है। तो अब क्या होगा बेटा, दो चीज़ें होंगी। सबसे पहली चीज़, सेल्स तो हो गई है, मतलब मैंने सेल्स तो कर दी है, इनकम तो इंक्रीज हो गई है, कितने से, 20,000 से, तो क्रेडिट तो क्या होगा, सेल्स होगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर एक असेट क्रिएट होता है जिसे हम बोलते हैं डेटर। जैसे वहाँ पे क्रेडिटर था वैसे यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, डेटर क्रिएट हुआ। एक्स हमारा कौन है, डेटर है। एक्स क्या है, हमारा डेटर है। डेटर वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, तो एक्स से मुझे पैसा लेना है, तो ये क्या है, मेरा डेटर है। और ये मेरे लिए क्या है बेटा, करंट असेट है। कैसे है ये करंट असेट, क्योंकि ये थोड़े आने वाले टाइम में मुझे मेरा पैसा देगा, और पैसा क्या है, मेरे लिए असेट है, तो ये मुझे क्या देगा, थोड़े टाइम में आने वाले में पैसा देगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, डेटर बोलते हैं। अब जैसे भाई वहाँ पर ए को भरोसा नहीं था, वैसे मुझे भी भरोसा नहीं है कि ऐसे कैसे मैं मान लूँ कि आप मुझे पैसा दे दोगे, तो मैंने भी यही कहा कि भाई एक लीगल पेपर पे लिख के दो कि मैं इतने टाइम में इस बंदे का पैसा वापस कर दूंगा, और ये इसकी कंडीशंस हैं, ठीक है। तो ऐसे में एक्स ने मुझे एक बिल दिया जिसे हम बोलते हैं बेटा बिल्स रिसीवेबल, इसे हम क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल, जो कि एक ही चीज़ है, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, वो पैसा जो हमें मिलने वाला है। याद रखिए, बिल्स पेएबल यानी कि जहाँ पे मुझे पैसा देना है वो क्या है, मेरी लायबिलिटी है। बिल्स रिसीवेबल यहाँ की यानी कि जहाँ पे मुझे पैसा मिलेगा, और ये दोनों मेरे लिए क्या होते हैं बेटा, करंट असेट होते हैं, याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था, कैश नाम का असेट इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे एक्स नाम का एक डेटर जो है वो वाला असेट क्रिएट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्या हो जाएगी एंट्री, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये हो गया 20,000 रुपये, और ये भी हो गया 20,000 रुपये, ठीक है। एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000, ये हो गई हमारी ट्रांजैक्शन। अब लेट्स से एक महीने बाद एक्स ने 15,000 रुपये दे दिए। अब देख लेते हैं उसकी एंट्री क्या होगी। अब 15,000 रुपये दिए हैं तो एक्स नाम का जो करंट एसेट है वो कम हो जाएगा, पहले कितने का था, 20,000 का, अब कितने का रह जाएगा, 5,000 का। तो कितने से कम करना है, 15,000 से। तो असेट जब कम होता है तो कहाँ जाता है, क्रेडिट में जाता है। और कम कैसे होगा, क्योंकि वो मुझे कैश देगा, कैश क्या है, एक असेट है। कितना कैश देगा, 15,000 रुपये देगा, तो कैश कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 15,000 से, और उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, कितना दिया, 15,000, एक्स का जो करंट एसेट था वो कम हो गया 15,000 से, और कैश बढ़ गया 15,000 रुपये से। ये हो गई हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन की एंट्री। बाद में जब दोबारा 5,000 रुपये देगा तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, कितना पैसा बचा हुआ है भाई, 5,000 रुपये बचा हुआ है, तो ये आ जाएगा 5,000, ठीक है। तो ये है हमारा दूसरा साइड,
दैट इज सेल्स। सामान जब बेचते हैं तो दो होंगे, या तो कैश सेल्स या फिर क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स में क्या क्रिएट होते हैं, डेटर्स या फिर बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए क्या होते हैं, करंट असेट्स, और क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हमारे लिए क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज। ये हमेशा याद रखना है, और ये वाली ट्रांजेक्शन्स अपने आप नोटबुक में करनी है और इन्हें याद रखना है, इन्हें गांठ बांध लेना है। और अगर कोई भी क्वेरी होगी तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है, आई मेक श्योर दैट आई क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स। ठीक है, तो ये तो कहानी हो गई परचेजेस और सेल्स की, इसे हमें हमेशा याद रखना है। ठीक है, और परचेज और सेल से रिलेटेड मुझे कुछ भी याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगी बीच बीच में। यस, वन मोर थिंग, ये डेटर्स, अब जैसे कभी भी क्या हुआ, एक्स ने कहा भाई 15,000 रुपये तो दे दिए, उसने ये 5,000 रुपये देने से मना कर दिया। उसने कह दिया कि भाई मेरा बिजनेस तो डूब गया है, मैंने बैंक से कह के अपना दिवालिया घोषित करवा दिया, अब मैं आपका पैसा नहीं दे सकता हूँ, या वो भाग गया। तो ऐसे को बेटा हम बोलते हैं बैड डेट। भाई डेट था, डेटर था हमारे लिए, वो क्या हो गया, बैड हो गया, यानी कि बुरा हो गया, क्योंकि हमें वो पैसा नहीं मिलेगा। और ये याद रखना, ये बिजनेस के लिए क्या होता है बेटा, नुकसान होता है। बिजनेस के लिए क्या होता है, नुकसान होता है, क्योंकि बिजनेस को 5,000 रुपये मिलने थे और अब वो 5,000 रुपये नहीं मिलेंगे, तो ये क्या होता है, बिजनेस के लिए नुकसान होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, बैड डेट बोलते हैं, बैड डेट। तो आज हमने कौन कौन सी टर्म सीखी, हमने टर्म सीखी क्रेडिटर, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, और हमारे पास है बैड डेट। और हमें पता है परचेजेस दो तरीके की होती हैं, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, और जो हमारी सेल्स होती हैं वो भी दो तरीके की होती हैं, क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स एंड कैश सेल्स। अब इसके साथ में एक छोटा सा आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो खत्म कर दूँगी, और उसके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में ही अच्छे से समझ पाएंगे। अभी मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, बहुत क्विक सा है, क्योंकि परचेज और सेल्स से रिलेटेड है, तो मैं आपको बता देती हूँ। डिस्काउंट, डिस्काउंट तो भाई हम सबने सुना हुआ है, हम सबको बहुत पसंद है, हम सब इंडियंस हैं और इंडियंस को डिस्काउंट बहुत पसंद होता है, राइट। अब मिंत्रा पे कोई सेल चल रही होती है, उस पर लिखा हुआ आता है डिस्काउंट है, तो हम फटाफट मिंत्रा खोलते हैं और फटाफट शॉपिंग करनी शुरू कर देते हैं। तो डिस्काउंट जो होता है वो कभी कभी अच्छा लगता है, राइट, और कभी कभी अच्छा नहीं लगता है। अब अच्छा कब लगेगा, जब मुझे वो डिस्काउंट मिल रहा है। और मुझे डिस्काउंट कब मिल सकता है, अब जैसे मैं मिंत्रा खोल के बैठी हूँ और अब उस पर लिखा हुआ है 60% ऑफ, तो तब क्या है, मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि मैं सामान खरीद रही हूँ, क्योंकि मैं सामान खरीद रही हूँ। और वहीं अगर मैं कुछ सामान बेच रही हूँ तब मैं डिस्काउंट दे सकती हूँ। अब दुकानदार आपसे ये तो नहीं कहेगा ना मुझे डिस्काउंट दो, दुकानदार आपको डिस्काउंट देगा। तो परचेजेस पे क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड, मतलब इसमें मुझे डिस्काउंट मिलता है, और सेल्स पे मुझे क्या देना पड़ता है, डिस्काउंट देना पड़ता है। ये होता है डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, सो दिस इज माय डिस्काउंट रिसीव, दिस इज माय डिस्काउंट अलाउड। याद रखना, सामान खरीदोगे तो भाई डिस्काउंट मिलेगा। अब आप दुकानदार के पास गए, उसने आपको मार्कर दिया, उसने कहा कि भाई 20 रुपये का है और आपके लिए 18 रुपये का, तो दुकानदार ही कह सकता है ना ये बात, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सामान खरीद रहे हो, तो आपको क्या मिल सकता है, डिस्काउंट मिल सकता है। अब दुकानदार सामान बेच रहा है तो उसे क्या देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। सो दिस इज डिस्काउंट रिसीव, दिस इज डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, अब डिस्काउंट रिसीव्ड जो होता है वो मेरे लिए क्या होता है बेटा, ये रिसीव। अब ये मेरे लिए क्या है, रिसीव हो रहा है, मतलब मेरे लिए अच्छी चीज़ है, तो ये मेरे लिए होता है प्रॉफिट या फिर गेन। ये मेरे लिए अच्छी चीज़ है, प्रॉफिट या फिर गेन। डिस्काउंट अलाउड क्या है, मेरे लिए नुकसान है। 20 रुपये का मार्कर था, 18 रुपये मिले, 2 रुपये और कमा सकती थी, तो ये मेरे लिए क्या होता है, लॉस होता है, राइट। तो डिस्काउंट रिसीव क्या है, मेरे लिए गेन है, और ये मेरे लिए क्या है, लॉस है। और बिजनेस में दो तरीके के डिस्काउंट मिलते हैं या दिए जाते हैं। एक होता है बेटा आपका ट्रेड डिस्काउंट, और एक होता है आपका कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कोई चीज़ 100 रुपये की है, उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, और उसके बाद 10% का कैश डिस्काउंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, चलो इसे 5% कर लेते हैं, या चलो 20% कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, मतलब पहले 10% चार्ज करेंगे 100 रुपीज़ पर, कितना बच जाएगा, 90 रुपीज़। उसके बाद 90 रुपीज़ पे 20% का डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो पहले क्या कैलकुलेट होता है, ट्रेड डिस्काउंट, फिर क्या कैलकुलेट होता है, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में अगर डिटेल में पढ़ना है तो नेक्स्ट वीडियो में आना पड़ेगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इन डिस्काउंट्स के बारे में, और उसके बाद हम आ जाएंगे अपने लेजर के टॉपिक पर। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को देखना है, इसकी एंगेजमेंट बढ़ानी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और दोस्तों के साथ शेयर करके उसके बाद आपको क्या करना है, ये सारे लेक्चर्स डिस्कस करने हैं, ताकि आप बैठ के ग्रुप स्टडी कर सकें। और आपको बेल आइकन पे हिट करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि जब ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट पे वीडियो आए तो आपको पता चल जाए एकदम, और आपकी पढ़ाई कहीं पे भी मिस ना हो। सो फॉर नेक्स्ट लेक्चर, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। Until next time, thank you so much.